तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
ओम शांति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम नाउन्स के बारे में सीखेंगे। आज तक हमने वर्ब के बारे में सीखा था। जैसे वर्ब वाक्य की आत्मा है, वाक्य की जान है, इसी तरह नाउन यानी हिंदी में जिसे संज्ञा कहते हैं, उसके बगैर भी वाक्य नहीं हो सकते। क्रियापद में जो क्रिया होती है वो कर्ता द्वारा की जाती है। क्रिया का करने वाला कर्ता होता है, सब्जेक्ट, जो वाक्य की शुरुआत में आता है, तो उसके बगैर भी वाक्य नहीं बन सकता। कर्म अगर अकर्मक है, क्रियापद अगर अकर्मक है, तो सिर्फ दो शब्द से व्याकरण की दृष्टि से वाक्य समाप्त हो जाता है, आई वॉक। लेकिन क्रियापद सकर्मक है तो कर्म भी होता है। इसका मतलब क्रियापद में एक क्रिया दर्शाई जाती है, कर्ता उस क्रिया को करता है और ये क्रिया कर्म के ऊपर हो जाती है, कर्म उसको रिसीव करता है। तो इस तरह से वाक्य का ढांचा बनता है, इस तरह से वाक्य रचना होती है। और कुछ क्रियापद में दो कर्म होते हैं। नाउन से दो तीन टॉपिक जुड़े हुए हैं। उसमें से पहला टॉपिक है आर्टिकल्स। संस्कृत में, हिंदी में, गुजराती में आर्टिकल्स होते ही नहीं है, तो मुझे इसका कोई भाषांतर नहीं मालूम। हम हमारी भाषा में उसका उपयोग भी नहीं करते हैं। इंग्लिश में आर्टिकल्स क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हम नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन लेकर जब हम कोई भी बात करते हैं तो सिर्फ पहले ही वाक्य में हम व्यक्ति का नाम बोलते हैं। जैसे मैं अशोक के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, 4-5 वाक्य है, तो पहले वाक्य में आपको मैं बताऊंगा कि अशोक मेरे बाजू में रहता है, मेरा पड़ोसी है। लेकिन उसके बाद मैं वह इंग्लिश में ही करके हम बात करेंगे, बार बार अशोक का नाम नहीं आएगा। इसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन के साथ मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा जिसकी शुरुआत आज से करते हैं, फिर नाउन आएंगे, प्रोनाउंस आएंगे, और नाउन के बारे में कोई भी शब्द अधिक जानकारी देता है तो उसे विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, वो भी आएंगे। और उसके बाद सेपरेटली अलग से हम क्रियापद के बारे में जो शब्द विशेष कुछ कहता है उसकी बात करेंगे, जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। आने वाली सेशंस में मुख्यत्वे मैं इन टॉपिक्स पे बोलूंगा और ये टॉपिक आपको सिखाऊंगा। अब आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो हिंदी में जैसे बताया आर्टिकल्स नहीं होते हैं और इसलिए हमें हिंदी में आर्टिकल्स की जगह पे विशेषण का प्रयोग करना पड़ता है। बाद में मैं बताऊंगा किस तरह से हम विशेषण का उपयोग करके आर्टिकल्स की कमी को दूर करते हैं। इंग्लिश में दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं जो सीरियल नंबर 2 में मैंने लिखे हैं। एक होता है डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। इनका मीनिंग नीचे लिखा है। डेफिनेट यानी निश्चित और इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। निश्चित आर्टिकल है ध और अनिश्चित आर्टिकल एक ही है, या तो ए है या एन है। ए का उच्चार अ होता है। समझो कोई ऑफिस में नौकरी करता है और बॉस के पास जाता है कि कल मेरे घर में पूजा है, मैं एक दिन नहीं आऊंगा। बॉस पूछता है परसों आओगे? तो कहता है हाँ, मेरी एक ही दिन की पूजा है, परसों से फिर मैं आऊंगा। ये निश्चित है, उसे पता है कि घर में पूजा है, एक ही दिन की पूजा है, और ये बिल्कुल निश्चित है कि उसे एक ही दिन की छुट्टी चाहिए। तो जब हम जो भी बोलते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, जिस वस्तु के बारे में बोलते हैं, जिस घटना के बारे में बोलते हैं, जैसे यहाँ लीव के बात की हमने, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की एक मर्यादा होती है, एक लिमिटेशन होता है, उसका एरिया बन जाता है। तो वहां पे हम निश्चित आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।
जब ऐसी कोई मर्यादा नहीं बनती, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं होती, कोई व्याख्या नहीं होती, और बोलने और कहने वालों के लिए ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये घटना कुछ भी हो सकती है, तो उसे हम अनिश्चित कहते हैं। उपयोग के द्वारा मैं आपको दोनों उदाहरण के द्वारा दोनों में आपको बता दूंगा कहाँ अनिश्चित होता है और कहाँ निश्चित होता है। सीरियल नंबर 3 में मैंने लिखा है कि द के उपयोग से हम जिस वस्तु की या जिस व्यक्ति की या जिस घटना की बात करते हैं उसकी मर्यादा तय हो जाती है। समझो अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो विशेषण होता है, जो आर्टिकल होता है, उसको हम मान लेते हैं कि वो है, बार बार उसे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप सुबह घर में बैठे हैं और फोन आता है, वाइफ फोन उठाती है, बात करके रख देती है और फिर अपने पति को कहती है आज ड्राइवर नहीं आएगा, वो बीमार है। इसका मतलब हुआ उनका ड्राइवर नहीं आएगा, बाजू वाले का ड्राइवर तो यहाँ फोन करेगा नहीं। तो यहाँ पे जो विशेषण है हमारा ड्राइवर नहीं आएगा, ये हमारा शब्द उपयोग में नहीं लिया गया है, लेकिन ये समझने की बात है कि जब वाइफ पे फोन आता है, वो बात करती है और फिर पति को बताती है ड्राइवर नहीं आएगा, तो उनके ड्राइवर की बात करती है। ऐसी जगह पे इंग्लिश में द शब्द का प्रयोग किया जाता है। द ड्राइवर विल नॉट कम टुडे, ड्राइवर आज नहीं आएगा। ये द आर्टिकल एक वचन के आगे भी लगाया जा सकता है, बहुवचन के आगे भी लगाया जा सकता है। जो ऐसी वस्तु है जिसको हम गिन सकते हैं वही एक वचन बहुवचन में आती है, लेकिन साथ साथ जिन वस्तु को हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे खास करके प्रवाही है, तो उसके लिए भी द का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो अनिश्चित आर्टिकल है अ और एन, इसका मतलब ही होता है एक, वन। तो जब इसका मतलब एक होता है, वन होता है, तो दो चीज स्पष्ट हो जाती है कि ये आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल अ और एन बहुवचन के पहले नहीं आ सकता और किसी प्रवाही के आगे नहीं आ सकता। हम दूध को नहीं गिन सकते, एक दूध, दो दूध, तीन दूध। तो ये इनमें एक बेसिक डिफरेंस है, ये मूलभूत फर्क है दो में, एक अनिश्चित है, एक निश्चित है। और एक दूसरी बात बता दूं अ के बारे में। चलो मैं ध के बारे में पहले बता देता हूं, ध कहां कहां इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने आपको बताया ध का उपयोग एक वचन, बहुवचन और प्रवाही के आगे भी हो सकता है, लेकिन कहां नहीं हो सकता ये आपको बता देता हूं। सीरियल नंबर 2 से लेके 5 तक मैंने लाल अक्षर में रेड फॉन्ट में लिखा है, वहां द का इस्तेमाल नहीं हो सकता। द इंडिया कोई भी प्रॉपर नाउन है, द इंडिया, द दिल्ली, द अजय, ये सब हम नहीं बोल सकते। किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे प्रामाणिकता, ऑनेस्टी, कोई भी भाववाचक नाम के आगे द नहीं आएगा। कोई भी द्रव्यवाचक नाम के आगे द नहीं आएगा, जैसे दूध, सोना। हम द मिल्क नहीं कहते, द गोल्ड नहीं कहते, हम कहते हैं मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, दूध सेहत के लिए अच्छा है। हम द मिल्क नहीं कहते, क्योंकि सारा दूध सेहत के लिए अच्छा है। तो यहाँ मर्यादा बांधने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम द नहीं कहते। और जब हम संपूर्ण वर्ग की बात करते हैं, कोई भी वर्ग की, तभी भी द नहीं लगाते हैं। जैसे द एनिमल, ये गलत है। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि प्राणी नहीं बोल सकते, तो हम द एनिमल नहीं, सिर्फ एनिमल कहते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी प्राणी है वो सबकी हम बात करते हैं। एनिमल डज नॉट स्पीक। तो ये है द का परिचय। इंग्लिश में इसके बगैर अगर आप लिखेंगे वाक्य तो वो गलत होगा, वो गलती होगी। तो अब ध्यान रखना है कि कहाँ हमें द का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको द के उच्चार के बारे में बताऊंगा। टेलीग्राम पे भी इसके बारे में एक क्वेरी थी,
तो द जब व्यंजन के पहले आता है, कॉन्सोनेंट के पहले आता है, तो उसका उच्चार द होता है, जैसे धन में द होता है, द टेबल, द बुक, द रिवर, द सिटी। लेकिन द किसी स्वर के पहले आता है, वॉवेल के पहले आता है, तो उसका उच्चार दी होता है। जैसे कोई लड़के का नाम धीरज है, इसमें जो दी इस्तेमाल किया गया है, ऐसा दी उच्चार होता है, दी ऑरेंज, दी एप्पल। जहां तक इनडेफिनेट यानी अनिश्चित आर्टिकल का सवाल है, तो उसका उच्चार अ होता है, चाहे वो कंसोनेंट के आगे आए या वोवेल के आगे। लेकिन वोवेल के आगे अ नहीं आएगा। क्या आएगा मैं बाद में बताता हूं आपको। अब हम अ और एन की बात करते हैं। सीरियल नंबर 1, अ और एन का मतलब होता है एक। ये एक वचन दर्शाता है अपने आप, और इसलिए बहुवचन के आगे अ और एन कभी नहीं आ सकते। अ और एन सिर्फ गिने जा सकते हैं, ऐसे ही नाउन के पहले आते हैं। कोई नाउन अगर गिना नहीं जा सकता तो उसके पहले नहीं आएगा। जैसे गेहूं। हाँ, अगर किसी पूजा में महाराज बोले कि 10 दाने गेहूं के रखो, तो मैं 10 दाने गिन के रख दूंगा। लेकिन मेरी पत्नी 5 किलो गेहूं लेके आएगी और बोलेगी दाना गिनो, तो नहीं गिनूंगा मैं। तो गेहूं, चावल वगैरह को हम कहते हैं ये नॉन काउंटेबल है, हम इसको गिन नहीं सकते। और प्रवाही तो नॉन काउंटेबल होता ही है, प्रवाही को गिनने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो राइस, व्हीट, मिल्क, वाटर, इनके आगे भी ए और एन नहीं आएगा। लेकिन अब सीरियल नंबर 4 देखो। कोई भी ऐसा नाउन है, संज्ञा है जो गिनी जाती है, तो उसके पहले इंग्लिश में अ लिखना आवश्यक है। ये रूल है। मैंने बताया था कि हिंदी में आर्टिकल होते ही नहीं है। तो हमारा हिंदी वाक्य होता है, मैं केला खाता हूं। यहां हम ये नहीं कहते मैं एक केला खाता हूं। इंग्लिश में भी एक के लिए वन शब्द का प्रयोग नहीं होता है, मैं एक केला खाता हूं। इंग्लिश में इसकी जगह पे अ लिखा जाता है, आई ईट अ बनाना, मैं एक केला खाता हूं। जब आप भाषांतर करेंगे आई ईट अ बनाना, तो एक नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने एक को लाल अक्षर में लिखा है। आप लिखेंगे मैं केला खाता हूं। लेकिन इंग्लिश में कहा जाता है मैं खाता हूं एक केला, आई ईट अ बनाना। सीरियल नंबर 6, बहुवचन में ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब ही एक है, तो बहुवचन के आगे लगाने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। जिस तरह प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता, इसी तरह अ या एन भी नहीं लगता। हम अ इंडिया, अ दिल्ली, अ मीना, अ अशोक ये सब नहीं कहते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक नाम जो सीरियल नंबर 8 में है, वो भी नहीं गिने जाते। अब किसी प्रामाणिकता, किसी व्यक्ति की प्रामाणिकता, उसकी कमजोरी, उसकी शक्ति, ये नहीं गिन सकते, तो उनके आगे भी ए नहीं आएगा। प्रवाही के आगे भी ए नहीं आएगा, और मटेरियल, किसी भी द्रव्यवाचक नाम के आगे भी ए नहीं आएगा। हम अ मिल्क, अ गोल्ड नहीं लिख सकते। जैसे जैसे आप इंग्लिश लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ अ और एन यूज करना है और कहाँ द। जहां तक अ और एन का प्रश्न है, मैंने स्पेशल स्लाइड बनाई है आपके लिए, और आप देख सकेंगे कि हमें उन्हें कहाँ यूज करना है। तो सीरियल नंबर 1, सबसे पहली तो सीधी बात, किसी भी नाउन के आगे अ और एन आएगा, ऐसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, और ये अनिश्चित होना चाहिए, निश्चित नहीं। निश्चित होगा तो द आएगा। अब हम देखेंगे कहाँ पे अ का इस्तेमाल होता है और कहाँ पे एन का। ये दोनों अनिश्चित
आर्टिकल है और सिर्फ वही नाउन के आगे आते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। सामान्य नियम ये है कि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के आगे अ आएगा और वॉवेल यानी स्वर के आगे एन आएगा। लेकिन मैंने सीरियल नंबर 2 में आपको दिखाया है कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल यानी कि स्वर, व्यंजन और स्वर का जो फर्क है वो लिखाई पे आधारित नहीं है, उच्चार आधारित है। आपको सुनना है कि आप किसी भी शब्द का जो उच्चार करते हैं उसका पहला उच्चार स्वर है या व्यंजन है, उस हिसाब से अ और एन में आपको पसंदगी करनी पड़ेगी। सीरियल नंबर 3, अगर यह नाउन का उच्चार कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, व्यंजन से शुरू होता है, तो अ आएगा। जैसे अ बनाना, बनाना में लिखने में भी बी पहला अक्षर है जो कॉन्सोनेंट है और बोलने में भी बी पहला अक्षर है जो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे अ बनाना आएगा। इसी तरह मैंगो में भी एम लिखा जाता है, एम बोला जाता है। रिवर में आर लिखा जाता है, आर बोला जाता है। सिटी में सी लिखा जाता है, सी बोला जाता है। तो इस सभी जगह पे अ आएगा। अ बनाना, अ मैंगो, अ रिवर, अ सिटी। अभी हम वॉवेल पे जाते हैं, स्वर पे जाते हैं, सीरियल नंबर 4 में। तो जब वॉवेल का उच्चार स्वर से शुरू होता है, स्वर का उच्चार स्वर से शुरू होता है, तो हम एन लगाते हैं। जैसे एन ऑरेंज, एन एप्पल। आप ऑरेंज में देखेंगे तो पहला लिखा हुआ अक्षर वॉवेल है और पहला बोला हुआ अक्षर भी वॉवेल है, ऑरेंज। एप्पल में भी इस तरह है, पहला अक्षर जो लिखा गया वो ए है और बोलने में भी ए आता है, एप्पल। लेकिन अब दोबारा मैं आपको कहूँगा, सीरियल नंबर 2 की तरफ देखिए। हमारा नियम यह है कि उच्चार क्या होता है, लिखाई से कोई मतलब नहीं है, लिखने में कुछ भी होगा, लेकिन अगर उच्चार स्वर से होगा तो एन आएगा, अगर उच्चार व्यंजन से होगा तो अ आएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको सीरियल नंबर 6 में देता हूँ। हॉर्स यानी घोड़ा, हम हॉर्स में एच लिखते हैं शुरू में, एच व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और बोलने में भी हम एच बोलते हैं, इसलिए हम अ हॉर्स बोलेंगे। लिखने में भी एच, बोलने में भी एच। लेकिन अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें हम ऑनेस्ट बोलते हैं, एच नहीं बोलते। तो लिखने में तो पहला अक्षर व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन बोलने में नहीं है। बोलना हम ओ से शुरू करते हैं, ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, तो यहाँ पे एन आएगा, अ नहीं आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट में हम एच नहीं बोलते हैं। सीरियल नंबर 7 में और एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, वो भी बड़ा विचित्र है। आप अगर हिंदी की वर्णमाला का आपने डिटेल में अभ्यास किया है तो आपको पता होगा कि हिंदी में जो य है उसे अर्धस्वर माना जाता है, वो न तो व्यंजन है न तो स्वर है। आप एक इंग्लिश शब्द देखिए, माय, MY, माय। हमें बताया जाता है कि स्वर के बगैर शब्द नहीं बन सकता, लेकिन आप देखिए माय शब्द में कोई स्वर ही नहीं है। वैसे तो हम वाय को व्यंजन कहते हैं, लेकिन वाय व्यंजन भी नहीं है, य की तरह वो भी अर्धस्वर है। इसलिए हम ट्राई, फ्राई, माय ऐसे शब्द बिना किसी स्वर के बना सकते हैं और उच्चार भी कर सकते हैं, जो सामान्य नियम के अनुसार ये असंभव है। लेकिन वाय अर्धस्वर होने की वजह से उस स्वर का काम कर लेता है ऐसे शब्द में। यह का भी ऐसा ही है हिंदी में। तो अभी पहला शब्द देखिए, अम्ब्रेला। लिखा तो यू है, लेकिन हम बोलते अ है, अम्ब्रेला, अ बोलते हैं। और मैंने आपको सीरियल नंबर 2 में बताया है कि जो उच्चार है वो मान्य रहेगा, जो लिखा है वो नहीं रहेगा। लिखने में तो यू है, लेकिन बोलने में अ है, इसलिए छाता के आगे, अम्ब्रेला के आगे एन आएगा, एन अम्ब्रेला।
अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यूनिवर्सिटी। यहाँ पे लिखा हुआ पहला अक्षर यू है, वही यू जो अम्ब्रेला में था, लेकिन यहाँ हम यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हैं, हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यह बोलते हैं, और यह को हम व्यंजन मानते हैं, तो अ यूनिवर्सिटी आएगा। तो यू वाली लिखाई नहीं, यू का उच्चार देखा जाता है। अम्ब्रेला में यू का उच्चार अ होता है, इसलिए अम्ब्रेला आएगा, और यूनिवर्सिटी में यह उच्चार होता है, इसलिए अ यूनिवर्सिटी आएगा। एन अम्ब्रेला, अ यूनिवर्सिटी। और अ का उच्चार हमेशा अ होता है, जैसे अजय में अ है, तो इसमें द की तरह कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम आज के टेस्ट पेपर पे आते हैं। आज का हमारा टेस्ट पेपर सिंपल है। अशोक अलमारी साफ करता है। अलमारी को इंग्लिश में कबर्ड बोलते हैं। ये दो शब्द से बना है, कप और बोर्ड, लेकिन बोलते वक्त हमें कपबोर्ड नहीं बोलना है, कबर्ड बोलना है। और हल्का सा वजन क पे देना है, इसलिए मैंने क के नीचे वो बिंदी वाला क लिया है, हार्ड क लिया है। हिंदी में एक ही क है, इंग्लिश में दो क है, के भी है, क्यू भी है, और हार्ड क के लिए क्यू का इस्तेमाल होता है। तो क आपको हार्ड बोलना है, कबर्ड। बर्ड बोलना है, बोर्ड नहीं बोलना है, ये इसका सही उच्चार है। आप thefreedictionary.com पे भी आप चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है, 3 काल और उसके 3 एस्पेक्ट, ऐसे 9 वाक्य बनाना है। ये बड़ा सिंपल है। साफ करना, कल हमने पानी से धोना शब्द लिया था, वॉश। आज करीब करीब ऐसा ही शब्द है, क्लीन यानी साफ करना। तो ये शब्द भी मैंने आगे दे दिया है आपको, CLEAN, क्लीन। तो इससे आपको, ये क्लीन रेगुलर क्रियापद है, और आपको 9 वाक्य इससे बनाने हैं। धीरे धीरे मैं जो आपको वाक्य दूंगा, वो पूरा वाक्य लिखने के बदले खास शब्द ही दूंगा, और उससे आपको हिंदी का वाक्य मन में सोच के इंग्लिश का वाक्य लिखना पड़ेगा। यही सही तरीका है इंग्लिश सीखने का। तो ये है आपका होमवर्क। इसके साथ मैं इस सेशन यहाँ ख़त्म करता हूँ, लेकिन एक छोटी बात आपसे कहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई आप शब्द का मीनिंग नहीं जानते, या आपके मन में कोई हिंदी वाक्य है, हिंदी शब्द है, और आप नहीं जानते इसके लिए क्या लिखना, तो आप हिंदी में टेलीग्राम पे लिख सकते हो। मैं ज़रूर इसका जवाब आपको दूंगा। तो अब सेशन क्लोज करता हूँ। ओम शांति। सी यू टुमारो इवनिंग। थैंक यू वेरी मच।